नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हमारी लास्ट बातचीत हुई थी उसमें हमने कहा था कि जैसे ही छुट्टी मिलती है, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। और आज जैसे सभी को छुट्टी मिलता है, ये नेशनल हॉलिडे में आता है। और नेशनल हॉलिडे कंपलसरी हॉलिडे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर फैक्ट्री, हर इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो 100 पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो या फैक्ट्री एक्ट के अंदर हो, आपको कंपलसरी एम्प्लॉय को लीव देनी है टू एंजॉय दी गणतंत्र दिवस। और आज हमें भी वो छुट्टियां मिली है, इसको फ़ायदा उठाते हैं और आपसे बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम जब हमारा पहला सेशन था, इंट्रोडक्शन था। पहले मैं आपको बताऊं, मेरा मकसद इस यूट्यूब चैनल को बनाने का सबसे ज़्यादा है कि अपने एक्सपीरियंस को उन भाइयों से शेयर करूं, उन लोगों से शेयर करूं जो बिजनेस स्कूल से पढ़ के आते हैं। बट एक्चुअली ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इसकी नॉलेज बिजनेस स्कूल्स में नहीं दी जाती है और वो आके स्ट्रगल करने लगते हैं। और ये एक स्किल बेस्ड वर्क है जिसमें आपको एक स्किल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जाके काम कर पाएंगे। और वो किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी बी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है। मेरे को तो नहीं पढ़ाया गया जब मैंने MBA कंप्लीट करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, जो मैंने इतनी ऑलमोस्ट अगले 3 महीने में मेरा 20 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो अपने नॉलेज को शेयर करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे यही मिला। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं या मिड में हैं या सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने पेरोल में सीनियर स्पेशलिस्ट पेरोल या पेरोल स्पेशलिस्ट बनूं या एग्जीक्यूटिव पेरोल से स्टार्ट करूं अपने करियर को, उनके लिए एक बढ़िया मौका है ये। वो हमारी वीडियो को धीरे धीरे समझते रहें, धीरे धीरे देखते रहें। आप जब भी आपके पास खाली टाइम हो, इस वीडियो को देखें और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने प्रैक्टिकल ही सीखा है, ज़्यादातर अपने बॉस से सीखा, मिस्टेक करके सीखा। कोशिश करेंगे कि आप वो मिस्टेक दोबारा ना करें। तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हमारा दूसरा सेशन है, दूसरी टाइम है जब हम आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे, हमने लास्ट डे बात करी थी कि पेरोल है क्या, पेरोल किसके लिए क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की क्या है, पेरोल में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। आज हम बात करेंगे कि पेरोल के लिए क्या क्या चाहिए। जो सबसे पहले हम इसकी एक पेरोल की इनपुट्स होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है पेरोल के जो बंदे होते हैं उनको काम करने के लिए। और पेरोल इनपुट्स में अगर हम पहला बात करें, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो एम्प्लॉय मास्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आपके फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय के फादर का नाम, पापा का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है एम्प्लॉय का, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके डिजिग्नेशंस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में। ये एक बेसिक डिटेल है एम्प्लॉय का, वो आपके पास होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल्स, आपके डेट ऑफ बर्थ से पता लगती है कि आपके कितने साल की जॉब रह गई है। और दूसरी, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ये पता लगता है कि आपको कितने दिनों की सैलरी इस मंथ में देनी है या पूरे इस महीने की सैलरी देनी है। डिजिग्नेशन से आपको ग्रेडिंग पता लगती है कि आप किस ग्रेड में, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल्ड में आप बिलोंग करते हैं, आप किस ग्रेड में आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक डिटेल है और ये आपको इजीली मिल जाएगा जब आप किसी कंपनी में काम करोगे। आप किसी भी HR से बात करोगे या किसी भी मैनेजर से या प्रोमोटर से बात करोगे तो आपको ये डिटेल दे देते हैं और इजीली अवेलेबल होता है कंपनी में। फिर इसके बाद आता है आपका जॉब, जो आप जिसके पर्पस के लिए आपको हायरिंग की गई है, सैलरी कंपोनेंट। अब किसी की सैलरी कंपोनेंट ज्वाइनिंग के टाइम पर डिसाइड होती है। किसी किसी कंपनी में उसको CTC बोलते हैं, कॉस्ट टू दी कंपनी, और किसी किसी कंपनी में ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। अब ये दोनों बातें हो सकती हैं, आपके पास या तो ग्रॉस सैलरी किसी को मिलेगा आपको, या तो आपको CTC मिलेगा। या ऐसा भी होता है किसी किसी कंपनी में इन हैंड दे देते हैं टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन विद द एम्प्लॉय। बाद में बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि मेरी इन हैंड क्या बनेगी, कैसे बनेगा। तो अल्टीमेटली लोगों को पता है कि ये चीज़ें बेनिफिट देनी है, नहीं देनी है, तो उसको एक डिटेल दे देते हैं कि आपको इन हैंड सैलरी। इन तीनों कंडीशन में, या आपको इन हैंड मिले, या आपको ग्रॉस सैलरी मिले, या CTC मिले, इन तीनों कंडीशन में अब आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। और आप इन तीनों कंडीशंस में काम कर सकते हो, इजीली काम कर सकते हो, बशर्ते आपको मालूम हो कि उस कंपनी की प्रैक्टिस क्या है, उस कंपनी की कंपोनेंट क्या है, कंपनसेशन का कंपोनेंट क्या है। अब मैं आपको एवरेज बताऊंगा, ये जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, जो स्टैंडर्ड हैं,
मैं वही बता पाऊँगा आपको। स्टैंडर्ड है कि अगर आपको सीटीसी मिलता है तो सीटीसी का 50% बेसिक होती है और बेसिक का 50% एचआरए होता है। मिनिमम 3 कंपोनेंट किसी भी कंपनी में रखते हैं। मैं बाकी बहुत सारे कंपोनेंट रखी जा सकती है, उस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। मेडिकल एज अलाउंसेस रख सकते हैं, कन्वेंस अलाउंसेस रख सकते हैं, स्टैट्यूटरी बोनस अलाउंसेस रख सकते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंसेस रख सकते हैं अगर फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो। दैट इज़ अप टू यू। आप चाहें तो बहुत लेंदी अलाउंसेस रख सकते हैं। बट एज जैसे दोस्तों आप जानते हैं गवर्नमेंट में सिर्फ 2 अलाउंसेस होती है, बेसिक प्लस डीए। प्राइवेट में डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस की जाती है। कुछ अलाउंसेस एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए होती हैं, कुछ अलाउंसेस एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स के लिए होती हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ को घटाने के लिए होती है, जैसे स्टैट्यूटरी बोनस सैलरी शीट में ऐड कर दी जाती है। मेरी बात ये हो सकती है कि आपको धीरे धीरे ज़्यादा लगे कि हम ज़्यादा डीप में जा रहे हैं। आप रिवाइंड करके देख लेना और मैं कोशिश करूँगा कि फिर कम टू धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाऊँ, ताकि एक बिगिनर, मैं ये सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी सोचा है कि आपको पेरोल में जाना है और आपको डर भी लगता होगा मिस्टेक होगी तो क्या होगा। वो डर दूर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम बात कर रहे थे सैलरी कंपोनेंट की। अगर आपको सैलरी सीटीसी मिलती है तो उसका एक ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन पुरानी होगी, नहीं होगी तो आप बना सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। और अगर पुरानी है तो उनसे आप पूछ लीजिए कि आप कैसे बनाते हो, आप सीटीसी का कितना परसेंट बेसिक और बेसिक का कितना एचआरए और जो थर्ड अलाउंस है, अदर अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डिफरेंट डिफरेंट नाम रखते हैं लोग, उसमें कितना प्राप्त है। तो ये तो होगी अगर सीटीसी देते हैं। अगर ग्रॉस देते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ग्रॉस का कितना बेसिक देते हैं सर आप। तो हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अगर इन हैंड देते हैं तो बेसिक, नॉर्मली बेसिक स्टेट का जो मिनिमम वेजेस है उससे लोअर नहीं रखी जाती है। तो बेसिक जो है हमारा स्टेट का मिनिमम वेजेस होना चाहिए या आपको उस मिनिमम वेजेस से ऊपर होना चाहिए। तो हर कंपनी इसको फॉलो करती है, कोई भी डिस्प्यूट्स या कोई भी लाइबिलिटी नहीं चाहते हुए। मिनिमम वेजेस एक ऐसा एक्ट है जो कंपनी के ऊपर 101% अप्लीकेबल होता है, जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। और अगर आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हो तो यू हैव टू पे द मिनिमम वेजेस, अदरवाइज ये मिनिमम वेजेस आपको बहुत बड़ी पेनल्टी की तरफ लेके जाएगी। मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत बारी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम वेजेस नहीं दे सकता तो उसको कंपनी चलाने की कोई राइट्स नहीं है। आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, मिनिमम वेजेस मीन्स अगर इससे नीचे तो बात करनी ही नहीं चाहिए किसी से। तो अगर हम मिनिमम वेजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो लिटिगेशन से दूर रहना चाहती है, कन्फ्यूजन से दूर रहना चाहती है, लेबर लॉ से दूर रहना चाहती है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहती, इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिस्प्यूट्स नहीं चाहते हैं, तो मिनिमम वेजेस से स्टार्ट करते हैं और मिनिमम वेजेस की वो अप्लीकेबल बनाते हैं। अब हमारी रह गई मिनिमम वेजेस के बाद हमारा आता है सैलरी स्ट्रक्चर। हमारी कंप्लीट हो गई। सैलरी में हमने बेसिक लिया, हमने एचआरए लिया, हमने अदर अलाउंसेस लिया। अब हमारा आता है सैलरी, आपकी अर्निंग पार्ट रेडी हो गया। अब डिडक्शंस, क्या डिडक्शन होगा आपकी, कुछ तो डिडक्शंस होंगे, कुछ तो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होंगे। जैसे आपकी अगर प्रोविडेंट फंड नहीं कटनी चाहिए तो प्रोविडेंट फंड कटेगी। प्रोविडेंट फंड का भी एक रूल है, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ डिडक्शन की बात करते हैं। अगर आप अप्लीकेबल हैं तो प्रोविडेंट फंड कटेगा, विच इज़ 12% ऑफ योर सैलरी। और सैलरी में एचआरए छोड़ के सब पे प्रोविडेंट फंड कटता है, चाहे वो बेसिक हो या आपका अदर अलाउंसेस हो या मेडिकल हो, कुछ भी हो, उन सब पे अप्लीकेबल होता है। तो 12% तो आपका कट गया, आपको प्रोविडेंट फंड प्लस 0.75% आपका ईएसआईसी डिडक्शन हो गया। अगर आप किसी ऐसे राज्य में काम कर रहे हैं इंडिया के जहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स अप्लीकेबल है तो आपके सर्टेन काइंड ऑफ 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ और 200 रुपीज़ काइंड ऑफ थिंग्स से आपको एक प्रोफेशनल टैक्स कटेगी। और अगर आप ऐसे राज्यों में जहाँ लेबर वेलफेयर फंड भी कटता है, जो लेबर के बेनिफिट्स के लिए इन केस ऑफ डेथ, एक्सीडेंट, मैरिज और इन केस ऑफ कंपनसेशन, तो आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ लेबर वेलफेयर फंड में भी पैसा डिडक्ट होगा। ये डिपेंड करता है आप किस राज्य के लिए पेरोल बना रहे हैं। मैंने मल्टीपल लोकेशंस के लिए बनाया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको मल्टीपल लोकेशंस के अकॉर्डिंगली सेट कर रहा हूँ। अब आपकी जितनी भी डिडक्शंस है उसका एक टोटल डिडक्शन होगा। जैसे टोटल आपकी अर्निंग थी बेसिक प्लस एचआरए प्लस अदर्स, वैसे ही आपका प्रोविडेंट फंड प्लस पीएफ प्लस ईएसआई प्लस पीटी प्लस एलडब्ल्यूएफ का डिडक्शन होगा। और इन टोटल डिडक्शन को टोटल अर्निंग से माइनस किया जाएगा। सपोज आपकी सैलरी 10,000 रुपये थी
और प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, पीटी और एलडब्ल्यूएफ मिला करके आपको 2,000 रुपये कट गया, तो आपके हाथ में सैलरी 8,000 रुपये आएगी, सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, जो कि आपको 2.5 लाख रुपये तक इंडिया में फ्री है। इंडिया में उसके लिए कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं अभी उन लोगों के लिए ही बता रहा हूँ जो 2.5 लाख रुपये से नीचे आते हैं। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, हम एक एक करके सारी डिडक्शंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो उम्मीद है कि आप अभी समझ पाए होंगे कि अगर हम पेरोल बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत हमारी आती है, अब रिवाइंड का टाइम आ गया, अब वापस इस चीज़ को, हमारा एम्प्लॉय मास्टर रेडी होना चाहिए, हमारा सैलरी कंपोनेंट रेडी होना चाहिए, हमारा अर्निंग और डिडक्शन रेडी होना चाहिए। आप दोस्तों, आप अगर सैलरी बनाते हो तो सैलरी बनाने से ही आपका काम नहीं होता, ना कि आपकी सैलरी ट्रांसफ़र करने से आपके काम खत्म हो जाते हैं। सैलरी का ऑडिट इंटरनल भी होता है जब बैलेंस शीट्स बनती है कंपनी की, तो और एक्सटर्नल भी, लेबर डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो डिडक्शन जो एप्लीकेबल हैं वो आपके यहाँ आके सैलरी आपसे मांग सकते हैं सैलरी। इसलिए लोगों की पर्सनल फाइल प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, सैलरी शीट प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए जो आपके बैंक स्टेटमेंट से मैच करे, और जो टैली में डेटा जा रहा है वो सैलरी से मैच होना चाहिए। तो आज हमने पेरोल इनपुट का एक पहला इनपुट की बात करी है, वो है एम्प्लॉय मास्टर एंड एम्प्लॉय सैलरी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉय का अटेंडेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, लोन एंड एडवांस है, कितना लोन लिया है एम्प्लॉय ने, और इस सब पे हम कल चर्चा करेंगे। कल भी मेरी ऑफ है, तो मैं कल फिर दोबारा आपसे मिलूँगा इसी टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कोशिश करता हूँ कि ये इंटरेक्टिव हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ दीजिए। आपके सुझाव, आपके जो भी सुझाव होंगे उसको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।